हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, मैंने क्लास टेंथ का जो है पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है आपको। ठीक, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर आपका है आय व्यय और बचत। आय व्यय और बचत। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे आय व्यय और बचत। तो चलिए, सबसे पहले हमको इसमें क्या देखना है? हमको देखना है सबसे पहले पारिवारिक आय का अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट आपका है क्या? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका है पारिवारिक आय का अर्थ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखिए। हाँ, और मेरे टीजीटी पीजीटी के बच्चे और यूजीसी नेट, जो मेरे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि मैम यूजीसी का पढ़ाइए, नेट का पढ़ाइए, ठीक है, पीजीटी टीजीटी का पढ़ाइए, तो बेटा आपका यहीं से क्वेश्चन सारे बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आप थ्योरी ज़रूर पढ़िए। अगर टीजीटी पीजीटी के बच्चे मेरे इस हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वो ये बात जान लें कि अगर टीजीटी पीजीटी में कहीं से क्वेश्चन आता है तो वो 9th 10th और 12th तक का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो आप 9th से लेके 12th तक की बुक को लेकर पढ़ डालिए, नहीं तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देख लीजिए। चलिए देखते हैं पारिवारिक आय का अर्थ। देखिए, आय क्या होता है? आय एक निश्चित अवधि में अर्जित हुआ धनराशि जो आर्थिक प्रयास के फलस्वरूप प्राप्त होता है। क्या होता है कि हम उस आय जो हमारी होती है, आय मीन्स होता है क्या? पैसा। क्या होता है? पैसा होता है। ठीक है, तो हमारा आय जो होता है ये क्या होता है? हम इसको एक निश्चित अवधि में, ठीक है, और एक आर्थिक प्रयास करने के फलस्वरूप इसे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, जिसमें अन्य सुविधाएं भी सम्मिलित होती हैं। आय में सम्मिलित कुछ मुख्य सुविधाएं जैसे आवास सुविधा हो गया, निःशुल्क शिक्षा हो गया, वाहन हो गया, ठीक है, ड्राइवर हो गया, और साथ में अब क्या क्या हो गया? निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हो गया। ये भी हमारी आय में होता है। क्यों? क्योंकि ये इसको हम लोग यूज़ तो करते हैं, इसके लिए हम जो पैसा हमें लगाना होता है वो हमारा बचत हो जाता है। क्या हो जाता है? जब निःशुल्क आपकी चिकित्सा हो जाएगी तो चिकित्सा पे जो आप पैसा खर्च कर रहे हो आपका क्या हो रहा है? वो बचत हो रहा है। तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है? आपका आय माना जाता है। देखिए, आय की डिफिनीशन। ठीक, आय का डिफिनीशन देखना है, यानी परिभाषा प्रोफेसर ग्रास और कैंडल ने इसे परिभाषित किया है। देखिए, प्रोफेसर ग्रास और कैंडल ने पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने एवं उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु होता है। ठीक, उत्तरदायित्व जो हो गया, यानी कि पारिवारिक आय क्या होता है? मुद्रा होती है, वस्तु भी हो सकता है, वो सेवा भी हो सकता है, और संतोष। और ये क्या करता है कि संतोष का प्रवाह करता है। परिवार के जो भी अधिकार होती हैं, ठीक, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं या इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए आय का उत्तरदायित्व होता है। किसका? आय का उत्तरदायित्व होता है। और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी करने के लिए जो घर का मुखिया होता है, यानी कि उसके ऊपर जो दायित्व हो गया, ठीक, आय क्या हो गया? एक दायित्व हो गया। तो इन जो भी दायित्व होता है, यानी कि क्या कि एक मुखिया है, ठीक, मुखिया घर का जो होता है उसके ऊपर पूरे परिवार का दायित्व होता है। और उस दायित्व को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? आय की, यानी कि पैसे की। तो ये उसकी जो उसकी दायित्व होता है उसके निर्वाह के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। क्या? आय। ठीक है, डिफिनीशन याद रखिएगा। प्रोफेसर ग्रास तथा कैंडल के अनुसार आपका ये डिफिनीशन था। चलिए,
आगे देखते हैं परिवार की आय में मुख्य रूप से परिवार प्रधान, जो परिवार का प्रधान होता है यानी कि जो मुखिया होता है, द्वारा अर्जित किए जाने वाला धन सम्मिलित होता है। ठीक है, मुख्य रूप से हम उसे ही अपने परिवार का आय मानते हैं जो कि परिवार का मुखिया लेके आता है। यदि परिवार के अन्य सदस्य भी धन अर्जित करते हैं तो उसे भी पारिवारिक आय में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसके अतिरिक्त परिवार को अपनी चल या अचल संपत्ति, चल या अचल यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपत्ति द्वारा भी यदि कुछ धन प्राप्त होता है तो उसे भी क्या कहते हैं, आय में ही जोड़ दिया जाता है। चल संपत्ति होती है जो कभी आती है और चली जाती है, और अचल संपत्ति होती है जैसे घर हो गया आपका, ठीक है, जमीन हो गया, तो ये सब क्या हो गई आपकी अचल संपत्ति है, ये कभी आपके पास से नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धन प्राप्त होता है तो उसे भी आय में ही जोड़ लिया जाता है। आय केवल धन राशि के रूप में ही नहीं होती है, वरन क्या होती है, परिवार की जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया है कि निःशुल्क जो है, निःशुल्क आवास हो गया आपका, निःशुल्क शिक्षा हो गई, निःशुल्क चिकित्सा, तो ये सब क्या है, ये भी एक आय के भाग माने जाते हैं, क्योंकि जो पैसा हम लोग इस पे खर्च करने वाले थे वो क्या हो गया, हमारा एक बचत के रूप में आ गया, हम उसका अपना बचत कर लिए। ठीक है, अब देखना क्या है हमको, आय के प्रकार, क्या पढ़ना, आय के प्रकार। आय दो प्रकार के होते हैं। आय कितने प्रकार के होते हैं, आय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रत्यक्ष, दूसरा आपका होता है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष आय में क्या रखा जाता है कि जो मुखिया यानी कि परिवार का जो मुखिया होता है वो जो धन लेके आता है, ठीक, उसके द्वारा जो धन होता है, चाहे वो व्यवसाय हो, ठीक है, चाहे वेतन हो, चाहे कृषि द्वारा हो, चाहे व्यापार हो, तो जो वो एक प्रत्यक्ष आय जो आ रहा है उस व्यवसाय से, उसे ही प्रत्यक्ष आय कहते हैं। इसमें आपका वेतन भी हो सकता है, ठीक है, कृषि भी हो सकती है, व्यापार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, और इसे प्रत्यक्ष आय माना जाता है। ये जो आपका प्रत्यक्ष आय होती है, इसकी धन राशि पे जो मिलने वाला, यानी कि जब हम कोई राशि बचत करते हैं और बचत करके उसे बैंक में जमा कर देते हैं, ठीक है, तो बैंक में जमा करने पे जो हमें ब्याज मिलता है वो भी हमारे प्रत्यक्ष क्या आएगा, प्रत्यक्ष आय में आएगा। जैसे आपका दुकान हो गया या मकान हो गया, तो इससे जो किराया प्राप्त हो रहा है वो भी क्या है, किराया भी प्रत्यक्ष आय में आता है। ठीक है, कोई भी यानी कि कोई भी नगद पैसा अगर आपको या धनराशि आपको मिल रही है तो वो आपका क्या किसमें शामिल हो जाएगा, प्रत्यक्ष आय में। जैसे कि गृह व्यवस्था में प्रत्यक्ष आय का विश्लेषण महत्वपूर्ण भी माना जाता है। ठीक है, चलिए अप्रत्यक्ष आय देखते हैं। देखिए यह एक दूसरे प्रकार का अप्रत्यक्ष आय है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो नगद धनराशि के रूप में नहीं प्राप्त होता उसे हम क्या कह देते हैं, अप्रत्यक्ष आय। जैसे कि आपका हो गया निःशुल्क आवास हो गई, नौकरी हो गई, निःशुल्क वाहन और ड्राइवर हो गया, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, निःशुल्क आपका स्वास्थ्य सेवाएं हो गई। तो ये सब क्या एक बचत हो रहा है, क्या हो रहा है, बचत हो रहा है, और जो बचत हो रहा है वही हमारा क्या हो गया, आय का एक रूप माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे पारिवारिक आय के स्रोत, यानी कि किन किन स्थानों से परिवार को एक आय प्राप्त होता है, पैसा प्राप्त होता है। तो प्राप्त होने वाला वेतन, यानी कि प्राप्त होने वाला वेतन क्या हो गया, देखिए क्या होता है, वेतन एक घर का एक क्या होता है, मुख्य आय का स्रोत माना जाता है। चाहे ये कोई सरकारी हो या गैर सरकारी कार्यालय हो, संस्थान में, मतलब कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है उसको मासिक रूप से, मासिक मतलब एक महीने का वेतन जो मिलता है वही आपका क्या होता है कि प्राप्त होने वाला वेतन होता है। ठीक है, तो और ये वेतन प्राप्त होते हैं, और गृहिणी को भी, अगर गृहिणी बाहर कार्य कर रही है तो उसके भी वेतन को क्या किया जाएगा कि एक आय ही प्राप्त होने वाला आय ही माना
जाएगा। तो जो वेतन रूपी आय होती है, इनकी सुविधाओं को भी सम्मिलित किया जाता है, और नौकरी करने वाले जो भी निश्चित होते हैं उन्हें माह में एक बार निश्चित तारीख को ही मिल जाता है। तो वेतन के बारे में तो सबको पता भी होगा कि जो भी जैसा भी कार्य करता है उसे किसी माह के किसी न किसी एक तारीख को निश्चित ही उसके सारे मेहनत के वर्क उसको मिल जाते हैं। अगला पॉइंट आपका है मजदूरी। देखिए, कार्य श्रम के बदले में जो भी धन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मजदूरी कहते हैं। यानी कि जब हम उन पे कार्य कर रहे हैं और श्रम कर रहे हैं, उसके बदले वो हमको क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। तो ये भी क्या होता है? एक आय होता है। तो कुशल एवं अकुशल श्रमिकों में की आय का मुख्य स्रोत भी यही होता है, चाहे कोई कुशल हो या अकुशल हो। ठीक है, चलिए अगला जो है आपका ब्याज रूपी आय। देखिए क्या होता है ब्याज रूपी आय? क्या होता है? वो होता है कि जब हम पैसा बचत करते हैं और उसको किसी बैंक में डाल देते हैं, चाहे वो बैंक हो, डाकघर हो या यूनिट स्टेट ऑफ इंडिया हो, ठीक, या कोई फाइनेंस कंपनी हो, तो जहाँ पे हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसके इन्वेस्ट करने पे हमें जो ब्याज प्राप्त होता है वही आपका ब्याज रूपी आय माना जाता है। उसके बाद आता है पेंशन रूपी आय। देखिए, पेंशन रूपी आय में क्या होता है कि कई बार ऐसे होते हैं, कोई सदस्य बुजुर्ग हो जाता है तो उसे पेंशन मिलती है, या विधवा कोई है तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन मिलती है, जो पैसा मिलता है, उसे क्या कहते हैं? पेंशन रूपी आय माना जाता है। क्या माना जाता है? पेंशन रूपी आय माना जाता है। उसके बाद आता है आपका व्यवसायिक आय। क्या आता है? व्यवसायिक आय। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि व्यवसायिक आय में व्यवसाय में जो भी मुख्य चीज़ें होती हैं, यानी कि व्यवसायिक आय में क्या होता है कि कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, चाहे वो दुकानदारी हो, उसकी फैक्ट्री हो, कारखाना हो, या थोक व्यापार हो, या कश्मीर की कोई व्यापार हो, ठीक है, व्यवसाय करता है, या कोई डॉक्टर, वकील, लेखक, या जो भी नक्शा जो भी निकालते हैं, ठीक है, तो जो भी चीज़ें होता है, जो भी वो व्यवसाय करते हैं, जिसमें भी वो अपना कार्य करते हैं, और उस व्यवसाय के बदले जो उन्हें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? व्यवसायिक आय कहा जाता है। ठीक है, ठीक, तो उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आपका आता है क्या? घरेलू उद्योग धंधों से आय। यानी कि जो भी घरेलू आप उद्योग धंधे कर रहे हैं उनसे प्राप्त होने वाले आय। देखिए, पारिवारिक आय के स्रोत ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आपके क्या होते हैं, कोई उद्योग धंधा हो गया, जैसे परिवार के सदस्य द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। नगरीय दोनों प्रकार के परिवारों में ये होता है, चाहे ग्रामीण परिवार हो चाहे नगरीय हो, दोनों में ये होता है। जैसे पशुपालन हो गया, टोकरियाँ बनाना हो गया, रस्सी बनाना हो गया, ठीक, रस्सी बटना हो गया, कोई कार हो गया, जैसे अगरबत्ती वगैरह बनाने के लिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अचार, मुरब्बा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो लोग घर पे जो घरेलू उद्योग धंधे करते हैं उनसे जो प्राप्त होती है, हमें जो पैसा प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं कि घरेलू उद्योग धंधों से प्राप्त आय। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कृषि संबंधी व्यवसाय। देखिए, कृषि संबंधी तो आप लोग को पता है कि हमारा भारत कैसा है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कृषि व्यवसाय से जो भी हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कह देते हैं हम लोग? कृषि संबंधी व्यवसाय या कृषि से प्राप्त आय। ठीक है, तो उसके जो मजदूरी हो गया, वेतन हो गया, ये उससे भिन्न होता है। ये क्या होता है? फसल तैयार होने पर हम फसल को जब बेचते हैं तो उससे जो हमें लाभ प्राप्त होता है वही हमारी कृषि संबंधी आय मानी जाती है। ठीक है, तो व्यवसाय में जो भी अन्य लोग कार्य करते हैं उनको अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए क्या होता है, आजकल कृषि प्रधान देशों के कुछ सदस्य नौकरी भी करने लगे, क्योंकि कृषि से आय की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अगला आपका है पशु पालन व्यवसाय। ठीक है, तो पशुपालन यानी पशुपालन, जब हम पारिवारिक आय के लिए हम क्या करते हैं कि पशु का पालन करते हैं, पशु पालते हैं और उसका व्यवसाय करते हैं, पशुओं के दूध बेचते हैं, ठीक है, उनके बच्चे को बेचते हैं, उनके मांस को बेचते हैं, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी या मछली पालन हो गया। तो ये सब क्या हो गया, ये मांस के व्यापार के लिए ही किए जाते हैं। और जब इन सब को बेचकर जो हमें पैसा प्राप्त होता है वही होता है पशुपालन व्यवसाय से संबंधित
आय। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका है 9 पॉइंट है आपका उपहार द्वारा आय। ये देखिए, ये क्या होता है, एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आय होती है। क्या होता है कि जब हमें कोई उपहार देता है, ठीक है, कोई अवसर हो गया, ठीक, रिश्ते नातों द्वारा हो गया, मित्रों द्वारा, जो भी चीजें हमें वो जो हमें क्या कहते हैं उपहार के रूप में या पारिवारिक उपहार के रूप में मिलता है, उसे क्या कहते हैं, एक पारिवारिक आय के रूप में कहा जाता है। विवाह हो गया आपका, जन्मदिन हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, तो इन सब अवसरों पे जो उपहार आता है वो भी एक आय कहलाता है, जो कि उपहार द्वारा प्राप्त आय कहलाता है। ठीक है, आय के अन्य स्रोत भी होते हैं। ठीक है, आय के जो अन्य स्रोत भी होते हैं, यानी कि अन्य तरीकों से भी धन हमें प्राप्त होता है। जैसे पारिवारिक आय के बाद आप क्या क्या धार्मिक हो गया, कोई धार्मिक हो गया, आध्यात्मिक प्रचलन भी होता है, गायन हो गया, नृत्य हो गया, कोई टीवी सीरियल का प्रतियोगिता जो होती है, ठीक है, या कोई लॉटरी होती है, ऐसे जो भी चीजें, जो भी पुरस्कार हो गए, तो ये हमारे आय के अन्य स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट है पारिवारिक आय की विशेषता। क्या है पारिवारिक आय की विशेषता? तो पहला पॉइंट इसमें है कि पारिवारिक आय का एक निश्चित संबंध राष्ट्रीय आय से भी होता है। बिल्कुल होता है। राष्ट्रीय आय घटने की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय घटती है, और यदि पारिवारिक आय भी उसी अनुपात में घटती है तो इसके विपरीत राष्ट्रीय आय में वृद्धि की स्थिति में पारिवारिक आय में वृद्धि होती है। देखिए, कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा कि अगर परिवार का जो कमाने का जरिया है, उनकी आय अगर कम होती है तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की आय भी कम होती है। और अगर राष्ट्र में आय की कमी आती है, जैसे इस समय आप लोग का कोरोना है, इस समय भी बहुत ज़्यादा ही गरीबी आ गई है, बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी आ गई है, तो इससे भी एक इफेक्ट हमारी आय पे पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पारिवारिक आय का क्या है 2 पॉइंट आपका पारिवारिक आय समान रूप से व्यवसायिक वर्ग के अनुसार होता है। कृषक वर्ग के परिवार की आय क्या होती है कि व्यापारी वर्ग के जो परिवार होते हैं उनसे भिन्न होती है। बिल्कुल, कि हमारा व्यवसाय कैसा है, ये मेरा मतलब हमारा आय इस पर निर्भर करता है कि हमारा व्यवसाय कैसा है। अगर एक कोई कृषक है तो उसका जो व्यापारी व्यक्ति है उस परिवार से उसकी आय भिन्न होती है। उसी प्रकार अगर शिक्षक का देख लिया जाए तो एक वकील और एक चिकित्सक से भी उसकी आय कम होती है। किसकी आय कम होती है? एक शिक्षक की आय कम होती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 3 पॉइंट है पारिवारिक आय परिवार के मुखिया या अन्य सदस्यों की व्यक्तिगत कुशलता एवं गुणों पर निर्धारित होती है। बिल्कुल सही है। 4 पॉइंट आपका है पारिवारिक आय निर्धारण में धन, ये आय लिखा हुआ है। आय निर्धारण में धन उपार्जन करने वाले सदस्य जो होते हैं, यानी कि धन लाने वाले जो सदस्य होते हैं, उनकी संख्या पर भी महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। यानी कि अगर कोई एक कमाने वाला 10 खाने वाले हैं तब भी आय की कमी होगी। अब कोई 2 खाने वाला है और 2 पैसा लेके आने वाला है, तो वो क्या होता है कि तब भी उस समय भी हमारा आय प्रभावित होता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 5 पॉइंट है वर्तमान स्थिति में अशिक्षित परिवारों की तुलना में शिक्षित परिवारों की आय समानता अधिक होती है। बिल्कुल सही है। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो वो अपने तरीके से कमाता है, उसकी आय की मात्रा अधिक होती है। और कोई अशिक्षित है वो मजदूरी करता है तो उतना उसको पैसा नहीं प्राप्त होता है। तो हमारा ये आज का वीडियो इतना खत्म होता है। इसके बाद हम आपको व्यय का अर्थ और परिभाषा बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका था आय का अर्थ, परिभाषा और प्रकार विशेषता। मैंने इतनी चीज आपको पढ़ाई सेकंड चैप्टर में। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर के आय व्यय और बचत के इसी चैप्टर के पार्ट 2 में। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।